दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसान नेता शिवाजी राय जी का एक लेख, निर्णायक होगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन 9 महीने से चल रहा है और ये हम लगातार देखते समझते चले आ रहे हैं कि किसानों को लेकर के हमारी राय, हमारी सरकार की राय कैसी है। इसमें हम अपनी राय यानी मध्यवर्ग की राय भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रवैया है वो कहीं भी इस तरह का नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उसकी स्पष्ट राय किसानों के पक्ष में है या सरकार के पक्ष में है, किसके प्रति है, ये बात स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रही है। तो आइए सुनते हैं लेख, निर्णायक होगा किसान आंदोलन। देश में किसान आंदोलन को शुरू हुए 9 महीने से ज्यादा का समय हो चला है और आज भी यह आंदोलन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चलते हुए ऐतिहासिक बनता जा रहा है। यह आंदोलन कृषि एवं किसान विरोधी कानून, 3 कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी के कानून को लागू करने को लेकर चल रहा है। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है और इसकी स्वीकारों पूरे देश में है। बीच बहस में सरकार तथा सरकार समर्थक कारपोरेट मीडिया बार बार ये साबित करने का प्रयास करती है कि किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही प्रभावशाली है। इन बातों के माध्यम से सरकार ये साबित करना चाहती है कि देश का बड़ा हिस्सा इन किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों के समर्थन में है। मतलब कि ये कानून किसानों के हित में है, जो कि निहायत लफाजी भरी बात है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि मोदी जी की जन विरोधी नीतियों ने जनता को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि उनकी हालत प्रतिरोध करने की स्थिति में ही नहीं रह गई। नोटबंदी, जीएसटी हो, चाहे कोरोना काल, ये सभी देश की जनता पर आपदा के रूप में लादे गए हैं, जिससे जनता की कमर टूट चुकी है। ऊपर से किसान और मजदूर विरोधी कानून थोपे गए हैं, जिसका मुकाबला किसान मजदूरों को मिलकर करना पड़ रहा है। और मोदी ने जनता की स्थिति इतनी बदतर बनाकर रख दी है कि जनता को सरकार द्वारा 5 किलो अनाज पर आश्रित कर दिया गया। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये 5 किलो राशन का वितरण मोदी के फोटो वाले बैग में दिया जाता है और इसका देश के मेट्रो सिटी में तथा कस्बों व गली कूचों में होर्डिंग लगाकर जोर शोर से प्रचार किया जाता है। एक समय था जब किसान दुकान से राशन खरीदना अपना अपमान समझता था। विषम परिस्थिति में कभी राशन खरीदना होता तो चुपके से बाजार से ले आता, पड़ोसी को भी इसकी भनक नहीं लगती थी। मोदी ने इस जनता को इतना लाचार बना दिया है कि 5 किलो अनाज का प्रचार मोदी के फोटो वाले थैले से लेकर होर्डिंग लगाकर प्रचार करने पर भी कोई आपत्ति नहीं हो रही है। ये जनता की लाचारी का सबूत है। मोदी के उद्योगपति मित्रों को यह फंडा मालूम है कि जनता को कैसे लाचार कर उनके संपत्ति का अपहरण कर लिया जाता है। उन्हें यह भी मालूम है कि 5 किलो अनाज देकर प्रचार माध्यम के द्वारा कैसे जनता को कमजोर व भिखारी घोषित किया जाए। मेरा कहना यह है कि देश की पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ करने के बाद भी उसका कहीं भी किसी होर्डिंग के माध्यम से जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि 5 किलो अनाज के प्रचार में अनाज से ज्यादा बजट प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। ये जनता के साथ संगीन धोखाधड़ी है। वही ये सवाल बहस के केंद्र में आता है कि जब देश में कंपनी का राज था तो जनता को अकालग्रस्त किया जाता था और महामारी पैदा की जाती, जिससे जनता की मौत की शिकार होती। इतिहास में इस तरह की कई घटनाएं कई बार हुई। जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी है, के मुखिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस कार्य में पारंगत थे और इसके लिए 1943 के बंगाल के अकाल को और उस अकाल में उनकी भूमिका को भी समझना जरूरी है। और आज भी ये साफ दिख रहा है कि कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए
और सरकार को वास्तविकता में चलाने वाले उद्योगपतियों के हित साधन के लिए ही जनता को महामारी की आग में झोंका जा रहा है। अब हम इस किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बुंदेलखंड तथा मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति और भूमिका को भी समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद 15 वर्ष बीजेपी ने तथा 17 वर्ष सपा व बसपा दोनों ने राज किया है। यदि हम पूर्वांचल की बात करें, जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में 4 किस्म की प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें पूर्वांचल की आय पश्चिम उत्तर प्रदेश की आय से आधी है। पूर्वांचल की आय पर कैपिटा 1 रुपया माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आय 2 रुपये, बुंदेलखंड की आय 1 रुपया 32 पैसे तथा मध्य उत्तर प्रदेश की आय 1 रुपया 48 पैसे है। एक ही प्रदेश के 4 भागों की आय में आपस में इतने बड़े अंतर का कारण क्या है? इसे जाने बिना इस बड़े भूभाग का सही विश्लेषण करना ठीक नहीं होगा। साथ ही बार बार ये आरोपित करना केवल पश्चिम में किसान आंदोलन है, ये पूरब की जनता का मजाक उड़ाना होगा। इस मानसिकता के शिकार आंदोलन में हिस्सेदार लोग भी हो रहे हैं। इस अंतर के पीछे छिपे हुए कारणों के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पाद को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 38 जिले गन्ना बहुल क्षेत्र रहे हैं, जिसे इन क्षेत्रों की नकदी फसल कह सकते हैं, जिन्हें बड़े साजिश के तहत उजाड़ा गया है। कभी देवरिया को सर्वाधिक 14 गन्ना मिल होने का गौरव प्राप्त था। इस प्रकार जहां भी शुगर मिल थी, उस क्षेत्र की इकोनॉमी गन्ने की फसल पर आधारित थी। उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिल की बिक्री 1999 में कल्याण सिंह की सरकार तथा केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से शुरू हुई, जिसमें गौरी बाजार, देवरिया की कपड़ा उद्योग की गन्ना मिल समेत 4 शुगर मिल बेच दी गई, जो कि कल्याण सरकार में शामिल एक मंत्री की फर्म थी। आश्चर्य ये कि ये शुगर मिल मात्र 19 करोड़ में बेच दी गई, वह भी भुगतान 6 साल में करना था। आज भी उस मिल पर किसानों मजदूरों का बकाया है और उनके दरवाजों पर मजदूर आज भी धरना देते हैं। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बर्बादी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में ही कर दी थी। धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव, मायावती ने इसका लाभ उठाकर सरकारी मिलों की बिक्री में अपना बड़ा योगदान दिया और मिलों की बिक्री व बंदी के साथ पलायन का तेज दौर शुरू हो गया। आर्थिक रूप से उजड़ता पूर्वांचल धर्म जात की राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया और पूरी राजनीति सोशल इंजीनियरिंग तथा राम मंदिर अयोध्या काशी में सिमट कर रह गई। जो राजनीति रोजगार, खेती किसानी, रोजी रोटी, व्यवसाय, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, महिलाओं के अधिकार, जनता के आर्थिक सामाजिक हालात सुधारने के काम में आनी चाहिए, उसने समाज को बांटने तथा आर्थिक रूप से कमजोर करने में अपनी भूमिका निभानी शुरू की और इसका भरपूर लाभ जातीय व धार्मिक आधार पर राजनीति करने वाली ताकतों ने लिया। इस पूरे परिदृश्य में रोजी रोटी के सवाल गायब होने के कारण 25 वर्ष पहले से नौजवान पलायन कर दूसरे राज्यों में रोटी कमाने के जुगाड़ में लग गया और सबसे घनी आबादी का यह पूर्वी क्षेत्र देश में सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र भी बन गया। बल्कि ये कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी हिस्सा व बिहार से आगे तक का क्षेत्र लेबर बेल्ट बना दिया गया। साथ ही आप देखें कि कानपुर भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले क्षेत्र को साजिश के तहत उजाड़ा गया, तो साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थापित लघु उद्योगों का भी सत्यानाश किया गया, जैसे मऊ का साड़ी का हथकरघा, गोरखपुर का हथकरघा, फर्टिलाइजर का कारखाना, खलीलाबाद का हथकरघा, टाटा का हथकरघा, भदोही का कारपेट उद्योग, डाला व चुर्क की सीमेंट कारखाना,
पूर्वांचल का गुड़ उद्योग, बनारस का साड़ी उद्योग, पूर्वांचल की बिजली का उत्पादन आदि। गन्ना मिलों से लेकर स्थानीय उद्योगों को बर्बाद किया गया, जो कम से कम करोड़ लोगों के जीविका का आधार था। ये कहने में गुरेज नहीं कि जात धर्म की इस कृत्रिम लड़ाई की शिकार जनता अपने मूल हितों को तिलांजलि देकर जाति व धार्मिक नेताओं के हाथ की कठपुतली हो गई और अपना आधार छोड़कर अपने ही संतानों की दुश्मन बन गई या उन्हें बना दिया गया है। मैं जब ये बातें कह रहा हूं तो दावा भी कर रहा हूं, यही सच्चाई है, जिसका सबूत आपको दिखाई दिया था जब मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को तालाबंदी की थी। तो करोड़ों की संख्या में देश कोने कोने से, मेट्रो सिटी से लेकर विषम से विषम परिस्थितियों को झेलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तथा बिहार, बंगाल, असम के गांवों की तरफ लोग भागे थे। कितने लोग रास्ते में मर गए। शहरों के खाए अघाए लोग जो भ्रष्टाचार से माल लूट कर जमा कर लिए हैं, उन किसानों के बच्चों तथा जिन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे। जिन्हें गांव से उजाड़ कर शहर में खानाबदोश बना दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को सस्ता मजदूर उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन तालाबंदी में धूर्त उद्योगपति मजदूरों को एक दिन जिंदा नहीं रख सकने की स्थिति में थे, मतलब भरोसेमंद साबित नहीं हुए। किसानों के बच्चों को गांव वापस जाना पड़ा। इस स्थिति में जीवन यापन कर रहे लोग अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन उनकी भागीदारी कहीं न कहीं, चाहे मजदूर के रूप में या अन्य रूप में, जरूर है। आखिर बंगाल के चुनाव में जिनकी भागीदारी आंदोलन में नहीं दिखी, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोदी जी को शिकस्त दिया। मोदी ने जनता की जो हालत बनाई है उसे इस तरह समझा जा सकता है कि जब किसी फिल्म का खलनायक गरीबों की झोपड़ियां जलाता है और सबसे पहले कंबल व राशन की मदद लेकर पहुंचता है, तब वो जानता है कि गरीब लोग कंबल और राशन पर खुश हो जाएंगे। लेकिन मोदी तथा उनके मित्र उद्योगपति नहीं समझ पाए कि लड़ने वाले किसान अपने दुश्मन को पहचानते हैं, और वे तो माचिस खरीदते ही पहचान लिए गए थे। मतलब कोरोना काल में कानून बनाते ही इनकी खलनायकी की पहचान हो गई थी। इस तरह से जब सरकारी तंत्र, कारपोरेट मीडिया, खुद सरकार जब कहती है कि आंदोलन कुछ इलाके में है, तो पूरे देश का किसान, मजदूर, नौजवान या अन्य वर्ग मोदी व उनके दलालों की धूर्तता को समझता है। हमारे यहाँ समर्थन या विरोध की परिपाटी चक्षुषा, मनसा, वाचा, कर्मणा 4 विधियों से है। इन्हीं 4 विधियों से बंगाल में किसानों का समर्थन दिखा, तमिलनाडु, केरला में भी दिखा, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व अन्य जगह भी दिखाई देगा। पूरे आंदोलन का लक्ष्य देश में जनता के हित में बदलाव है। दोस्तों, इस लेख से कई सारी बातें हमारे सामने साफ हो जाती हैं कि जो कुछ आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को सही तरीके से मध्य वर्ग को, अगर उसकी वर्गीय चेतना वास्तव में मध्य वर्ग से जुड़ी हुई है, तो उसको समझने की जरूरत है कि आखिर किसान अपनी मांगों को लेकर के क्यों इतने लंबे समय से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। दूसरी यही बात सरकार को भी समझनी है कि जो हमारा अन्नदाता है, उसके सवालों को सिर्फ और सिर्फ मजाक समझ करके उनके साथ बात नहीं की जा सकती है। कितने दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। जो कुछ हरियाणा में हुआ, जिस तरह का व्यवहार एक प्रशासनिक अफसर के द्वारा किया गया, वो भी कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों, इस लेख के माध्यम से अगर आपको कुछ बातें किसानों के पक्ष में समझ में आती हैं, तो हमारे इस प्रयास में सहयोग कीजिए और हमें अपनी राय जरूर लिखिए, जिससे हम किसानों के पक्ष में सामग्री आप तक निरंतर पहुंचाते रहें।